पिछले अंक में हमने यात्रा की थी लाहौर और अमृतसर की, और बताया था कि लाहौर की छत से कैसे कवि के हृदय से कविता के रूप में एक वेदना की स्वर लहरी उठी थी और उसी शहर में किसी और के हृदय में प्रतिध्वनित होने लगी थी, और कवि को इसका कोई एहसास नहीं था। किंतु नियति यदि सीधे सीधे कुछ काम कर दे तो क्या ही बात। नियति तो वो नाटककार है जो असाधारण घटना को साधारण बना दे और एक साधारण सी बात को जाने क्या नाटकीय रूप दे दे। नियति के नाटक का अगला एक्ट अब खेला जाने वाला था, एक बार फिर बरेली में खेला जाने वाला था। क्या खास था बरेली में ऐसा, सुनते हैं आज के अंक में। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की, कुछ जीवन अनुभवों की और कुछ कविताओं की। तो चलिए इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं। ये बात है लाहौर से लौटने के करीब 2.5 साल बाद की। वर्ष 1940 का आखिरी सप्ताह, स्थान अबोहर, पंजाब। अवसर था अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। बच्चन बाबू बताते हैं कि इस सम्मेलन में हिंदी साहित्य की बात कम, जलसा और राजनीति अधिक होते थे। बताते हैं कि अपने समय के अक्खड़ और फक्कड़ कवि निराला ने वहाँ इतने मुर्गे खाए कि बिल देखकर आयोजक ने अपना सर ही पीट लिया। निराला तो थे ही निराले। अपनी उपस्थिति, अपनी असाधारणता, अपनी अद्वितीयता वे किसी भी सभा में महसूस करवा सकते थे। उल्लास चपल उन्माद तरल प्रतिपल पागल मेरा परिचय। उल्लास चपल उन्माद तरल प्रतिपल पागल मेरा परिचय। या ये कहें, मिट्टी का तन मस्ती का मन, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, तो निराला कुछ ऐसे ही निराले थे। खैर, विषय पर लौटते हैं। 29 दिसंबर की रात कवि के मित्र प्रकाश का अर्जेंट तार आता है। याद कीजिए, ज्ञान प्रकाश और आदित्य प्रकाश जौहरी बच्चन बाबू के मित्र, एपिसोड 42 में इस बारे में बात की थी। तो तार आता है। अब आज के इंस्टेंट मैसेंजर के समय में तार शब्द शायद अनजाना सा लगे, किंतु पुराने समय में यदि किसी को तुरंत संदेश भेजना हो तो टेलीग्राफ की सहायता से टेलीग्राम भेजा जाता था, जिसे तार कहा जाता था। क्योंकि पुराने समय में ये तांबे के तार से सब कुछ कनेक्टेड होता था, तो शायद इसीलिए तार शब्द चला आ रहा था अंग्रेज़ों के ज़माने से। और आजकल तो एक टेलीग्राम ऐप भी आती है जिस पर तुरंत मैसेज भेजे जा सकते हैं। लोग तो किताबें और फिल्में डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि प्रकाश का अर्जेंट तार आता है कि जल्दी से जल्दी बरेली पहुंच जाओ। कवि कारण या संदर्भ तो नहीं समझ पाते, बस इसे नियति की पुकार समझकर निकल पड़ते हैं। मानो नियति कहीं से हंसकर कह रही हो, कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मग्न रहो। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मग्न रहो। यानी नियति कह रही है कि मुझे अपना काम करने दो, तुम बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तुम बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मग्न रहो। और विक्टर फ्रैंकल भी अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में कुछ ऐसी ही बात कहते हैं कि जब कुछ ना सूझे, सब कुछ फेट पर छोड़ दो, भाग्य पर, नियति पर छोड़ दो। लेट योर फेट टेक केयर ऑफ इट। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते, ऐसे समय पर आप नियति के हाथ में छोड़ दो। तो विषय पर वापस आते हैं। लोग बड़े दिन की छुट्टियां मनाने कलकत्ता, बम्बई या किसी और बड़े शहर जाते थे, और यहाँ बुलावा आता है बरेली से। क्या था बरेली में ऐसा? नियति ने सारे मोहरे ठीक बिठा दिए थे और बरेली को बना लिया था अपनी बिसात। अब बस समय का पासा पड़ना बाकी था और 2 गोटों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ जाना था। कविराज करीब 24 घंटे यात्रा करके 31 दिसंबर को बरेली पहुंचे। सर्दियों की सुबह। वहाँ उनके दोस्त ज्ञान प्रकाश, आदित्य प्रकाश, इन दोनों की पत्नी प्रेमा और उमा, सब लोग एक ही कमरे में रज़ाई में दुबके हुए हैं। और जैसा होता है कि जब हम किसी के घर पहुंचते हैं ऐसे समय में, तो हम भी रज़ाई में दुबक जाते हैं।
तो बच्चन बाबू भी उनके साथ रजाई में दुबक लिए। अब जब कमरे में चाय आई तो दूसरे कमरे से तेजी को बुलाया जाता है। अब बच्चन बाबू ने तो ये नाम पहली बार सुना। पता लगा ये मिस तेजी सूरी हैं। अब देखिए नियति का चक्र कैसे घूमता है। एक समय आदित्य की पत्नी उमा ने आयरिस से कवि का परिचय करवाया था। एपिसोड 42 की बात है। फिर उन्हीं की बहन प्रेमा लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में प्रिंसिपल होकर जाती है और इसी कॉलेज में मिस तेजी सूरी साइकोलॉजी पढ़ाती हैं और लाहौर से प्रेमा के साथ बरेली छुट्टियां मनाने आती हैं। उसी लाहौर से जहां एक छत पर 30 महीने पहले कवि के स्वर की वेदना किसी और के उर में गूंज उठी थी। प्रतिध्वनित करता रहा है शून्य जो तूने कहा है, इसलिए तुझको प्रणय की एक दिन देगी सुनाई दुर्निवार पुकार। प्रतिध्वनित करता रहा है शून्य जो तूने कहा है, इसलिए तुझको प्रणय की एक दिन देगी सुनाई दुर्निवार पुकार। इस दृश्य को बच्चन बाबू अपनी आत्मकथा में किस तरह से बताते हैं। कमरे का दरवाजा धीमे से खुलता है और मिस सूरी कमरे में प्रवेश करती हैं। मुस्कुराती, मझोले कद, इकहरे बदन की, गौर वर्ण, चेहरा अंडाकार, आंखें बड़ी, नाक लंबी, होंठ न भरे न पतले, दांत चमकीले और ठुड्डी इतनी ही गोल कि बस नुकीली होने से बच गई हो। बिल्कुल ग्रीक महिला का सा मुख। उन्होंने अपने चेहरे के चारों तरफ एक स्याह पतली चुन्नी लपेट रखी थी, जिससे उनके चेहरे का गौर वर्ण और निखर उठा था। आंखों में नींद की नरमी अभी अटका अटकी। उन्होंने फालसे रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी और जल्दी में कोई ऊनी कोट कंधों पर डाल लिया था। प्रेमा ने उनका परिचय दिया, मेरी सहेली तेजी। प्रकाश ने मेरा परिचय दिया, मेरे मित्र बच्चन। याद कीजिए, जैसा हमने पहले कहा, अब से कुछ साल पहले एक दिन उमा ने इसी तरह अपनी सहेली आयरिस का परिचय कराया था और आज उनकी छोटी बहन प्रेमा वो अपनी सहेली का परिचय करवा रही हैं। इसीलिए सौंदर्य देखकर शंका यह उठती तत्काल, कहीं फंसाने को तो मेरे नहीं बिछाया रखा जाल। ये कवि के विचार हैं। बच्चन बाबू तेजी सूरी को पहली नजर में देखते ही आकर्षित हो जाते हैं, किंतु इस बार आकर्षण के पीछे संयम का चौकीदार भी खड़ा था। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कितनी इच्छाएं हर जाने वाला छोड़ यहां जाता, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। मगर जाल तो बिछ चुका था। नियति यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। बच्चन जी आकर्षण से डर रहे थे, किंतु भय बिन होए न प्रीत। कुछ लोग एक मृग तृष्णा के लुप्त होने पर दूसरी तीसरी के पीछे भागने लगते हैं, किंतु हमारे कविराज तो एक ही का असफल पीछा करके स्वयं को लस्त पस्त ध्वस्त मान चुके थे, पराजित महसूस कर रहे थे। देखा जाए तो जीवन को जानने का कोई सीधा रास्ता कहाँ होता है। जीवन को जानना तो एक सतत खोज है, हमेशा चलते रहने वाली खोज। उसे कुछ भूल भटक कर ही जाना जा सकता है। जैसे आप किसी नए शहर में जाते हैं और कहते हैं कि जब तक आप खोए नहीं किसी शहर में, तब तक आप उस शहर को जान नहीं पाएंगे। चला सफर पर जब तक मैंने पथ पूछा अपने अनुभव से, अपनी एक भूल से सीखा ज्यादा औरों के सच 100 से। कि जब मैं सफर पे चला तो रास्ता मैंने अपने अनुभव से पूछा और दूसरे लोगों के चाहे 100 सच हों, किंतु उससे अधिक मैंने सीखा अपनी खुद की भूल से। इसीलिए तो हम कहते हैं कि फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जब कहीं फेल होते हैं, जब कहीं रास्ता भटकते हैं, तब तो हम जान पाते हैं। चला सफर पर जब तक मैंने पथ पूछा अपने अनुभव से, अपनी एक भूल से सीखा ज्यादा औरों के सच 100 से। मैं बोला जो मेरी नाड़ी में डोला, जो रग में घूमा, मेरी नाड़ी आज किताबी नक्शों की मोहताज नहीं है। मैं सुख पर सुखमा पर रीझा, इसकी मुझको लाज नहीं है। कि मेरी जो नाड़ी है, मेरी जो भावना है, मेरा जो जीवन है, मेरा जो चलना है, मेरी जो यात्रा है,
वो किसी किताबी नक्शे की मोहताज नहीं है। मैं तो खुद ही गिरूंगा और खुद ही सीखूंगा। मैं बोला जो मेरी नाड़ी में डोला जो रग में घूमा, मेरी नाड़ी आज किताबी नक्शों की मोहताज नहीं है। मैं सुख पर सुख माँ पर रीझा, इसकी मुझको लाज नहीं है। तो दिन में परिचय होता है और शाम को सब लोग फिटन में बैठकर घूमने जाते हैं। फिटन जो पुराने ज़माने में एक गाड़ी चलती थी। और कुछ यूं हुआ कि मिस सूरी और बच्चन बाबू को एक ही सीट पर बिठा दिया जाता है। अब फिटन तो थोड़े झटके खाकर चलती है, तो संभलने के लिए मिस सूरी ने अपना हाथ कवि के कंधे पर रख दिया। अब देखिए कवि अपनी बात को कितने कवितामय तरीके से कहते हैं। लेने को तो उस हाथ को मेरा शारीरिक आश्रय था, पर देने को उस हाथ के पास एक दुनिया थी। नारी का परस कितना कुछ अभिव्यक्त कर देता है। कवि कहते हैं देखा जाए तो उस हाथ ने मेरा आश्रय लिया था, मेरे कंधे का सहारा लिया था, किंतु उस हाथ के पास देने के लिए इतना कुछ था, एक पूरी दुनिया थी। और नारी का स्पर्श, नारी का परस कितना कुछ कह देता है, कितना कुछ अभिव्यक्त कर देता है, कितना कुछ बता देता है। तो देखिए कितनी गहरी बात कह गए। तो ये दिन था 31 दिसंबर का, साल का अंत और एक नए साल का आरंभ। आधी रात निकट आते इन दोस्तों की महफिल बैठती है और जैसा अक्सर होता था बच्चन जी से कविताओं की फरमाइश की गई। अब कवि जब स्वयं गाता है तो कविताओं की जो अंतर्निहित वेदना होती है वो कुछ अलग ही मुखर होकर आती है। और यहाँ कवि की वेदना कब एक श्रोता की संवेदना में परिवर्तित हो गई, ये पता लगा जब बच्चन बाबू ने कुछ कविताओं के बाद इस कविता को सुनाना शुरू किया। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी। ये कविता आकुल अंतर संग्रह का भाग है। कविता कुछ इस तरह है। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई। मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई। किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सकेगा। कौन है जो दूसरे से दुख उसका ले सकेगा। कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सकेगा। कौन है जो दूसरे से दुख उसका ले सकेगा। क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। अब इसके बाद देखिए इस कविता में कितनी वेदना आ जाती है। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा। कवि कहते हैं कि मेरी सांस कब तुम्हारी हो सकी। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा। उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा। उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा। सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। कवि इस बात को याद करते हुए अपनी आत्मकथा में बताते हैं, न जाने मेरे स्वर में कहाँ की वेदना भर गई कि पहले पद पर ही सब लोग बहुत गंभीर हो गए। और जैसे ही मैंने यह पंक्ति पूरी की, उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा। देखता हूं कि मिस सूरी की आंखें डबडबा जाती हैं और टप टप उनके आंसुओं की बूंदें प्रकाश के कंधे पर गिर रही हैं। यह देखकर मेरा कंठ भर आता है, मेरा गला रुंध जाता है। अगले ही क्षण मेरे आंसू भी निर्बाध बहने लगते हैं। और अब मिस सूरी की आंखों से गंगा जमुना बह चली है, मेरी आंखों से जैसे सरस्वती। कुछ पता नहीं कब प्रकाश, प्रेमा, आदित्य और उमा कमरे से निकल गए हैं और हम दोनों, मैं और तेजी, एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। और आंसुओं के उस संगम से हमने एक दूसरे से कितना कुछ कह डाला है, एक दूसरे को कितना सुन लिया है। उन आंसुओं से कितने कूल किनारे टूटकर गिर गए हैं, कितने बांध ढह बह गए हैं।
हम दोनों के कितने शाप ताप धुल गए हैं, कितना कितना हम एक दूसरे में खो गए हैं। साकी से मिल साकी में मिल, अपनापन में भूल गया, मिल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला। साकी से मिल साकी में मिल, अपनापन में भूल गया, मिल मधुशाला की मधुता में भूल गया मैं मधुशाला। बच्चन आगे बताते हैं, अगली सुबह दोस्तों ने गुलाब फूल की मालाएं लाकर अनौपचारिक सगाई करा दी। 24 घंटे पहले हमने इस कमरे में अजनबी की तरह प्रवेश किया था और 24 घंटे बाद हम उसी कमरे से जीवन साथी बनकर निकल रहे हैं। यह नव वर्ष का नव प्रभात है जिसका स्वागत करने को हम बाहर आए हैं। याद आता है पंत जी ने इस घड़ी की भविष्यवाणी कर दी थी। वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल प्रीति नवल जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल जीवन की जीत नवल। कितनी सुंदर कविता है। आजकल ये कई बार इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाती है और अलग अलग कवियों के नाम से, कभी बच्चन जी के स्वयं के नाम से, कभी अमिताभ बच्चन के नाम से, किंतु इस चक्कर में ये बात भूल जाते हैं कि इसके जो मूल शब्द हैं, जो ये भविष्यवाणी थी, वो सुमित्रानंदन पंत जी की थी। वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल प्रीति नवल जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल जीवन की जीत नवल, गीत नवल प्रीति नवल जीवन की रीति नवल। इस अचानक आकर्षण का कैसे विश्लेषण किया जाए? क्या ये मात्र लव एट फर्स्ट साइट था? दोनों एक दूसरे को कितना ही जानते थे। न जात न पात न वंश न परिवार न पूर्व इतिहास, ना ही कोई गुण स्वभाव, कुछ भी तो नहीं जानते थे। तेजी तो बच्चन का पूरा नाम भी नहीं जानती थी, बस पहचाना तो एक दूसरे की वेदना और अपनी स्वयं की संवेदना से। बाद में भी एक दूसरे को जो कुछ जाना समझा, उसे एक दूसरे के व्यक्तित्व के समक्ष कोई बड़ा महत्व नहीं दिया कि जो पर्सनालिटी है, कि जो सामने है, उसके अलावा कुछ और एग्जिस्ट करता ही नहीं। और बच्चन इस तरह से तेजी को पा जाने के बारे में कहते हैं कि वे मुझे प्राप्त हुई थी ना मेरी खोज से, ना मेरी साधना से, ना मेरे अधिकारी होने से, ना मेरे योग्य होने से, बल्कि तेजी मुझे मिली थी नियति के रहस्यपूर्ण विधान से। कर परिश्रम कौन तुमको आज तक अपना सका है, खोज कर कोई तुम्हारा कब पता भी पा सका है। देवताओं का अनिश्चित यदि नहीं वरदान तुम हो, कौन तुम हो। बच्चन बाबू कहते हैं कि परिश्रम करके कौन तुमको पा सका, यदि तुम देवताओं का वरदान नहीं हो तो कौन हो तुम। कर परिश्रम कौन तुमको आज तक अपना सका है, खोज कर कोई तुम्हारा कब पता भी पा सका है। देवताओं का अनिश्चित यदि नहीं वरदान तुम हो, कौन तुम हो। बच्चन की ही एक और पंक्ति है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया। किंतु यहाँ तो तेजी ने कवि के हाथ की राख को ही सिंदूर कर दिया था, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा, कवि तो स्वयं को लस्त पस्त ध्वस्त कहते थे, और यहाँ तेजी ने कवि के हाथ में जो राख है उसको सिंदूर कर दिया था। बरसों के अंधकार और मृत्यु पर जैसे ज्योति और जीवन की विजय की घोषणा कर दी थी। कवि कहते हैं, तुम किसी बुझती चिता का जो लुकाठी खींच लाती हो, उसी से ब्याह मंडप के तले दीपक जलाती। मृत्यु पर फिर विजय की यदि नहीं दृढ़ आन तुम हो, कौन तुम हो। यहाँ एक शब्द आया है लुकाठी। लुकाठी जैसे मशाल होती है, कोई जलती हुई लकड़ी या कोई भी लकड़ी जिसका एक सिरा जल रहा हो, तो कवि कहते हैं कि तुम इतनी विशेष हो कि किसी की जो बुझती चिता है वहाँ से तुम एक जलती लकड़ी खींच लाती हो और उसी से तुम ब्याह मंडप के दीप जला देती हो। अब देखिए इसमें कितना घोर आशावाद है। कहाँ चिता की लकड़ी, कहाँ ब्याह मंडप।
तुम किसी बुझती चिता की जो लुकाठी खींच लाती, हो उसी से ब्याह मंडप के तले दीपक जलाती। मृत्यु पर फिर विजय की यदि नहीं दृढ़ आन तुम हो, कौन तुम हो। तो बच्चन बाबू ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो तेजी के योग्य थे। उन्हें लगता है कि तेजी देवताओं का वरदान है, मृत्यु पर विजय की दृढ़ आन है। तो कवि इस तरह से कविताओं में अपने भाव व्यक्त करते जाते हैं। वैसे परिचय के लिए बता दें कि तेजी सरदार खजान सिंह सूरी की चौथी और सबसे छोटी पुत्री थी, और सूरी परिवार का पुश्तैनी निवास था रावलपिंडी में, जो पाकिस्तान में है। तेजी की शुरू से अभिनय में रुचि थी, कई बार रंगमंच पर भी उतरी थी। तो समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन में अभिनय के जीन्स कहाँ से आए। और यदि आप अमिताभ बच्चन को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, कभी कभी वो सरदार खजान सिंह की बात करते हैं और इस तरह से पाकिस्तान से अपने संबंध की बात करते हैं, क्योंकि तेजी सूरी का परिवार जो था वो उस समय के पाकिस्तान रावलपिंडी शहर में था। तो जिस तरह नियति ने ये पहिया घुमाया था, कुछ ही समय में बच्चन और तेजी विवाह बंधन में बंध जाते हैं। इस बीच के कुछ और भी रोचक किस्से हैं, किंतु वो फिर कभी, बहुत सारे किस्से हैं। हाँ, बच्चन बताते हैं कि तेजी शादी के बाद घर आती हैं तो कैसे उनके आने के बाद घर की हर कमरे की शक्ल बदल जाती है। चीज़ें प्राय वही थी, बस पहले जड़ मुर्दा थी, अब जीवंत हो उठी। जादू के हाथों से छूकर मैंने इनमें जीवन डाला, गुलदानों में फूल कलियां मुस्कुराने लगी, सारा घर जैसे मनभावन सुगंध से भर उठा। विशेष उनके आने से हमारे घर में संगीत आया। भूल तू जा अब पुराना गीत ओ गाथा पुरानी, भूल जा तू अब दुखों का राग दुर्दिन की कहानी। ले नया जीवन नई झनकार वीणा बोलती है, छू गया है कौन मन के तार वीणा बोलती है। भूल तू जा अब पुराना गीत ओ गाथा पुरानी, भूल जा तू अब दुखों का राग दुर्दिन की कहानी। ले नया जीवन नई झनकार वीणा बोलती है, छू गया है कौन मन के तार वीणा बोलती है। बच्चन अपनी आत्मकथा में कहते हैं, दिन ऐसे बीतता जैसे कोई पत्ता पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाए, और रात ऐसे जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां झड़कर घास पर बिछ जाएं। इतनी सुंदरता से कवि उन दिनों को याद करते हैं। कहते हैं कि उन दिनों की याद करता हूं तो अपनी ही पंक्तियां कानों में गूंजने लगती हैं। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। तो जीवन की ये जो वीणा बज उठी, इन्हीं स्वरों के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। तो आप भी अपने प्रेम की वीणा उठाइए और उस पर जीवन का प्यारा और मीठा गीत थिरकने दीजिए। अगले अंक में सुनाएंगे किस्सा बच्चन बाबू के मदिरा पान का और फिर मदिरा के त्याग का, और ये बात अमिताभ बच्चन से कैसे जुड़ी है। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। अपने विचार, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रेम की वीणा बजाते रहें।